क्लास। तो भैया बात ऐसी है, सभी की नजरें बोर्ड पर बाइजिंग का टॉपिक करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है भाई। मजा आएगा मतलब आप लोगों को टॉपिक समझने में, अगर तुमने अब तक सारी चीजें समझी हुई है तो कंडीशन ये है कि भैया अब तक का सब कुछ आता है, क्लासेस लास्ट क्लासेस छुट्टी नहीं करी है तो क्लास आएगी समझ में। अगर आखिरी क्लासेस में नहीं आए हैं तो क्लास बिल्कुल सर के ऊपर से बाउंस हो जाएगी भाई। ठीक है, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा या थोड़ा बहुत आ गया तो आ गया। तो भैया बात ऐसी है कि सेमी कंडक्टर से स्टार्ट किया था, 5 मिनट का रिकैप है चीजों का। सेमी कंडक्टर्स आपको बताए गए थे ऐसे मटेरियल जिनमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना। कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, इसलिए बहुत हाई कंडक्टिविटी होती है इनकी। इंसुलेटर्स में बहुत ही कम या ना के बराबर होते हैं, और सेमी कंडक्टर्स में इंटरमीडिएट नंबर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि कंडक्टर से काफी कम होते हैं और इंसुलेटर से थोड़े ज्यादा होते हैं। तो सेमी कंडक्टर के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, बस ये हमें पता लगा। और इनकी कंडक्टिविटी इसी कारण से बहुत कम होती है। लेकिन क्या करा जाए कि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो मैंने कहा कि भैया पहली बात, कम क्यों होती है पहले ये समझिए। तो कम इसलिए होती है बिकॉज वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए, यानी जो वैलेंस बैंड में घूम रहे होते हैं, अपने एटम के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, उससे फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, और उतना एनर्जी रूम टेम्परेचर पे प्रोवाइड नहीं हो पाता। इस कारण से हमारे सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। तो भैया इसके बाद मैंने आपको समझाना शुरू करा कि सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एक तरीके की प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर की, और एक्सट्रिंसिक क्या होती है कि जब हमने उस प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसा मिला दिया जिससे उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, तो बोलते हैं इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो भी दो तरह का होता है, एन टाइप और पी टाइप। इस तेजी में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें टॉपिक्स करवा चुका हूँ, तो बस तुम्हें हल्का हल्का आइडिया चाहिए। तो इंट्रिंसिक में मैंने आपको बताया था कि पहले सारे सिलिकॉन के आइटम्स हैं, 8 रास्ते सिलिकॉन के क्रॉस इसलिए बना रखे बिकॉज सिलिकॉन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बगल वाले सिलिकॉन से वो शेयरिंग कर रहा होता है, और हर सिलिकॉन यही कर रहा होता है। ये भी सिलिकॉन के 4 खुद के हैं और बगल वाले 4 से शेयरिंग कर रहा होता है भाई। ठीक है, तो 8 रास्ते इसलिए बने हुए हैं। अब बात क्या है कि ये प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक का, और ऐसा नहीं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं वैलेंस ड्यूटी कर रहे हैं, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी रूम टेम्परेचर पर कुछ एनर्जी को लेकर अपनी पोजीशन से फ्री हो जाते हैं। और जब वो फ्री हो जाते हैं तो भैया ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कहां चला गया बोलो, कंडक्शन बैंड में। लेकिन वो अपनी ओरिजिनल जगह पर एक होल क्रिएट कर देते हैं। याद आया कि नहीं आया? ऐसे कुछ जगहों से और भी ऐसा हुआ, तो यहां पर बोल सकते हैं कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में और अपनी ओरिजिनल साइड पे कुछ ना कुछ होल क्रिएट कर देते हैं, बट क्योंकि बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इससे सेमी कंडक्टर्स उतने ज्यादा कंडक्टिंग भी नहीं होते। क्लियर होता है कि नहीं होता? नितिन, बात समझ आ रही है यहाँ तक की? उसके बाद मैंने बोला कि क्या करा जाए कि इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए। तो हमने कहा भैया इसके अंदर डॉपिंग करी जाए। और डॉपिंग कैसे करेंगे बोलो? तो हम इसके अंदर बोलो क्या डालेंगे, हमने बाहर से इसमें एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाली। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब एक ऐसा एटम डाला जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने क्या करा, डॉपिंग के वक्त पे सिलिकॉन को रिप्लेस करके खुद जाके बैठ गया। अब जो सिलिकॉन को रिप्लेस करता है तो सिलिकॉन जब हटता है अपनी जगह से, तो वो अपने पूरे 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन का सिनेरियो लेके निकल जाता है। तो मतलब कि जो बैलेंस के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ये भी निकल गए, ये जो बैलेंस के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ये भी निकल गए। और जब फॉस्फोरस आया तो उसने देखा कि बैलेंस के 4 इलेक्ट्रॉन जो थे उसको ड्यूटी पे लगाया कि हाँ भाई मैं यहाँ बैठूंगा तो बाकी एटम्स के साथ जो शेयरिंग चल रही थी वो पूरी कराऊंगा। तो 4 को लगाया ड्यूटी पे और एक को आपको पता है कि उसने थोड़ा फ्रीली छोड़ दिया। अरे नहीं आया समझ में? बस ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है कि ना तो बहुत टाइटली बाउंड होता है ना बहुत फ्री होता है। बस इतना होता है कि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डोनर लेवल बन जाता है, कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे, कंडक्शन बैंड थोड़ा सा नीचे एक डोनर लेवल बन जाता है जहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी मिले तो फ्री हो जाएगा। ऐसे एन टाइप में कुछ हुआ था कि एल्यूमिनियम आए थे, होल आए थे, और होल्स में क्या हुआ था कि बगल वाले सिलिकॉन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके इसको भर देते हैं, और अब वो थोड़े लूजली बाउंड होते हैं। सिलिकॉन की बाउंड्री में वो ज्यादा बाउंड थे, सिलिकॉन की बाउंड्री में वो ज्यादा बाउंड थे, बट एल्यूमिनियम के होल को भरने के बाद वो कम बाउंड होते हैं। अब उनको फ्री करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो पहले ज्यादा चाहिए थी और अब कम चाहिए होती। ये सब समझाया बच्चों मैंने आप लोगों को। तो एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और पी टाइप में एक्स्ट्रा क्या आते हैं बच्चों? होल्स आते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था पीएन जंक्शन डायोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुझे तुम ये बताओ, जब मैंने तुम्हें एन टाइप समझाया था तो मैंने क्या बोला था कि जितने फॉस्फोरस आएंगे उतने बोलो क्या आएंगे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या नेगेटिव चार्ज भी आएगा क्या? नहीं आएगा भाई, क्योंकि फॉस्फोरस का जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 15वां इलेक्ट्रॉन, उसके बदले का 15वां प्रोटॉन उसके पास है। तो ओवरऑल तो फॉस्फोरस न्यूट्रल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन भले यहाँ घूमेगा लेकिन उसके बदले का प्रोटॉन इस पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद है। सो ओवरऑल बोलो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं बोलो? सेम ये भी न्यूट्रल ही होते हैं बच्चों। बस बात ये है, इंपॉर्टेंट लाइन है सुनना, इंट्रिंसिक के अंदर, इंट्रिंसिक यानी जो प्योर वाला था उसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे उतने ही होल थे। 100 फ्री इलेक्ट्रॉन तो 100 होल, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन तो 100 होल। लेकिन जब फॉस्फोरस आया तो अपने साथ बस फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आया। अभी 1000 फॉस्फोरस आ गया था, 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन आए।
इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है होल्स के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल अभी भी बोलो क्या रहता है, ये न्यूट्रल। कुछ कहते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो फिर चार्ज क्यों नहीं आया? अरे भैया जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है उसके बदले का प्रोटॉन है यहाँ पर, बस प्रोटॉन को मैं लिखता नहीं हूँ। तो तुम्हें दिख रहे हैं 1000 इलेक्ट्रॉन है, कुछ 100 ही होल है, उसमें चार्ज क्यों नहीं है? अरे जो 1000 इलेक्ट्रॉन उनके बदले का प्रोटॉन फास्फोरस के पास है, सो ओवरऑल वो न्यूट्रल है, ध्यान रखना। तो मेरा बस कहना ये है कि पहले इंट्रिंसिक में 100 प्रोटॉन, सॉरी 100 होल्स और 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट फास्फोरस के आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मेजॉरिटी में होती है एन टाइप के अंदर, और होल्स की संख्या माइनॉरिटी में होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब बनता है पी टाइप, तो पी टाइप में सिर्फ एल्यूमिनियम होल लेके आता है। तो पहले 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल थे, जितने एल्यूमिनियम आए उतने होल बढ़ गए, 1000 एल्यूमिनियम का 1000 होल बढ़ गए। तो होल बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। तो इसकी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होती है और माइनॉरिटी बोलो कौन होती है? इलेक्ट्रॉन्स। मैंने लास्ट क्लास तुम लोगों को पीएन जंक्शन डायोड समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ। मैंने बोला था कि भैया अगर मैं पी और एन साइड के सेमीकंडक्टर्स को ऐसे मिला दूं कि मेरे पास ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और मेरे को ऐसे मिला दूं, तो आप मुझे बताइए कि पी साइड पे क्या है, सॉरी एन साइड पे क्या है? एन साइड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं विद द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड माइनॉरिटी में बोलो क्या है? होल्स है। कुछ होल्स भी हैं भाई, वो तो इंट्रिंसिक में हमेशा होते हैं ना, आपने तो एक्सट्रिंसिक तो बाद में बनाया ना, पहले तो वो इंट्रिंसिक था ना जिसमें होल भी थे और इलेक्ट्रॉन भी थे। बट आपने जब उसमें एन टाइप डाला, मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में है और होल्स माइनॉरिटी में। सही बात। पी टाइप वाले में क्या है बोलो? होल्स मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में। ये सामने आपके पिक्चर दी हुई है, एन टाइप की ये ऊपर वाली जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप की ये जिनमें होल्स में एल्यूमिनियम के होल्स हैं, जहां पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। जैसे ही तुम दोनों को मिलाओगे, ऑब्वियसली बात है कि एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फालतू में है और यहां पर होल्स को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आके इन होल्स को जाके भरना स्टार्ट कर देंगे। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही वो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आके इस होल को भरेगा, मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन आके इस होल को भरेगा, तो यहां पर इसका होल तो फिलअप हो जाएगा, लेकिन इस पूरे सेटअप के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आके यहां पर बैठा है, और एल्यूमिनियम का खुद का 13 प्रोटॉन के बदले 13 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस 14वें इलेक्ट्रॉन का कोई भी प्रोटॉन, वो तो वहां पर था, उसके पास था ना भाई। तो वो इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आता है तो इसके कारण इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है बोलो? नेगेटिव। और उसके पास से इलेक्ट्रॉन गया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आया बोलो? पॉजिटिव, क्योंकि उसके बदले का प्रोटॉन यहां पर मौजूद था। वो जो समझ नहीं पा रहे कुछ बच्चे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये कहानी तभी समझ में आएगी जब अपने तसल्ली से क्लासेस को लिया हुआ है लास्ट वाली। अगर लास्ट वाली क्लास सुनी हुई थी तो ये बहुत ईजी टू अंडरस्टूड है, क्योंकि उस समय तसल्ली से बात करेगी। आज तो मैं बात कर रहा हूँ बहुत तेजी में, 5 से 10 मिनट के अंदर समझाऊंगा सब कुछ, तो उतनी तेज नहीं कराया, पहले पहले बहुत तसल्ली से कराया। तो आपको वीडियोस देखनी ही पड़ेंगी अगर सेमीकंडक्टर चैप्टर समझना है। तो मैंने पहली क्लास में कहा था कि या तो छुट्टी मत करना, और एक भी छुट्टी हो तो फिर पूरी चैप्टर छुट्टी करना, कोशिश ये करना, नहीं तो आएगा नहीं समझ में। ठीक है, तो आपके जब पी का एक भी, ये पी मतलब फास्फोरस है बच्चों, यहाँ पर एन टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये वाला साइड नेगेटिव हो जाएगा, वो वाला साइड। वही हुआ जैसे इन दोनों को कनेक्शन में लाए, एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके पी साइड पे जाने लगे, जिससे एन साइड बोलो कैसी चार्ज होने लगी बच्चों? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और पी साइड बोलो कैसी? नेगेटिव। इससे एक बैरियर भी क्रिएट हुआ। कैसा बैरियर क्रिएट हुआ? कि भैया मेरा पी साइड होने लग गया नेगेटिव, एन साइड कैसा होने लग गया? पॉजिटिव। ये वाला होने लग गया नेगेटिव, वाला क्या होने लग गया? पॉजिटिव। अब और इलेक्ट्रॉन जब आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वाला साइड कैसे चार्ज होने लग गया बोलो? बोलो ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आए तो ये वाला साइड कैसे चार्ज होने लग गया बोलो? नेगेटिव। और ये वाला बोलो कैसा? तो जब और इलेक्ट्रॉन यहां पर आने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव बैरियर उसको रोकेगा कि नहीं आना भाई, हमारे पास चार्ज आ चुका है नेगेटिव। तो जब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एन साइड के जाने लगते हैं ना पी साइड पे, तो पी साइड का नेगेटिव चार्ज उसको रोकता भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं बैरियर बन गया। क्या बन गया बोलो? बैरियर। इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, एक साइड पे प्लस, एक साइड पे माइनस, एक साइड पे हाई पोटेंशियल, एक साइड पे लो पोटेंशियल। पोटेंशियल आप लोगों को मैंने करंट चैप्टर में ही पढ़ाया था, एक एंड हाई पोटेंशियल पे, एक एंड लो पोटेंशियल पे। डैम में बहुत सारा पानी है हाई पोटेंशियल, दूसरी तरफ नहीं है तो लो पोटेंशियल, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। तो भैया बस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इस साइड पे और इस साइड पे, जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन्स का वहां पर जाना थोड़ा मुश्किल हो गया भाई, इसलिए बोलते हैं बैरियर लग गया भाई। क्यों मुश्किल हो गया? बिकॉज वो वाली साइड बोलो कैसी चार्ज हो चुकी है? नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चीजें रोकती हैं आने से। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे होल्स है, तो फिर भी अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फिर भी जंप करके वहां पर और फिर जाके कुछ होल्स को भर दिया। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर बहुत सारे नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। अरे पहले सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन आके भर रहे थे, अब 10 और आ गए, तो ये वाली साइड और ज्यादा नेगेटिव होगी, ये वाली साइड और ज्यादा पॉजिटिव। थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि अब इलेक्ट्रॉन जब जंप करने की कोशिश करते हैं तो ये बैरियर उसको जंप करने नहीं देता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यहां पर आके डिप्लीशन रीजन रुक जाती है कि भैया अब और डिप्लीट नहीं होगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां नहीं जाएंगे, और ज्यादा ये नेगेटिव नहीं बनेगा, और ज्यादा पॉजिटिव नहीं बनेगा, ये रुक जाएगा मामला। क्लियर होता है कि नहीं होता? आशीष नहीं आ रही बात समझे? तो मैंने ये बोला, ध्यान समझिएगा,
कि आपको ये समझ में आया कि जब मैं पी टाइप और एन टाइप को ऐसे मिलाऊंगा तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बोलो कहाँ जाएंगे, पी में, जिसके कारण पी वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, एन वाली साइड बोलो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम होने लगेगा, रीजन बड़ा साफ है, कम इसलिए होने लगेगा, कम इसलिए होने लगेगा, बताओ क्यों, क्योंकि पी साइड नेगेटिव हो रहा है और वो एक बैरियर की तरह काम कर रहा है कि अब नहीं आने देंगे, तो एक टाइम तक आएगा उसके बाद वो रुक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। लेकिन इसी वक्त पे एक और चीज देखने को मिलती है कि जब ये बैरियर क्रिएट होता है कि वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पी मतलब एन साइड की मेजॉरिटी पी साइड की मेजॉरिटी पर जंप नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर माइनॉरिटीज को ध्यान से देखा जाए तो पी साइड में माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर माइनॉरिटी में कौन है, होल्स। जैसे ही बैरियर क्रिएट होता है मेजॉरिटी को तो अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर ध्यान से देखें कि पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन साइड के पॉजिटिव से अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो बैरियर क्रिएट होते के साथ ही यहां की माइनॉरिटी जंप करके यहां की माइनॉरिटी को फिलअप कर सकती है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा पा रहे, लेकिन वहां के इलेक्ट्रॉन तो यहां आ सकते हैं। तो ऐसे में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां के होल्स को भर देते हैं। अब ये वाले करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको, मैंने दो तरह के करंट बताए थे, एक डिफ्यूजन करंट और एक ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट क्या था, जब हमारी एन साइड की मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जाके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के होल्स को भरते हैं, तो इसकी वजह से जो करंट बनता है फ्लो की वजह से, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और जब ये डिप्लीशन रीजन बन जाता है, जब ये पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, तो इस बैरियर जो है ये माइनॉरिटीज को सपोर्ट करता है, उसके फ्लो को सपोर्ट करता है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आके फिलअप करते हैं माइनॉरिटीज को, तो भैया इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको, तो ये क्या होता है, ये होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ, किसके फ्लो की वजह से बोलो, ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर electrons due to the flow of majority charge carrier electrons from n side to the majority charge carriers holes of p side। अरे पढ़ो इसको, पढ़ो 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 इसको। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, बोलो क्या बोलोगे, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स electrons from p side to the अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई, ध्यान से देखेंगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी भाई। तो मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डिफ्यूजन हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा और ड्रिफ्ट था वो भी बंद हो जाएगा, और एक टाइम पे स्टेबिलिटी आ जाएगी इस पीएन जंक्शन डायोड में। तो ये पीएन जंक्शन डायोड कैसा मामला है ना, पहले आपको देखना पड़ेगा अच्छे से कि जब भी मैं ऐसे दो डायोड्स को मिलाऊंगा, समझ लीजिए, सॉरी दो सेमीकंडक्टर्स को मिलाऊंगा, एक पी टाइप और एक एन टाइप है, और मैं इनको ऐसे मिला दूंगा ऐसे करके, तो जहां पर ये कॉन्टेक्ट में होंगे वहां पर अब एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा बीच में जहां पर ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना कोई फ्री होल्स होंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये रीजन क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, जहां पर सब कुछ डिप्लीट हो जाता है। समझने की कोशिश करना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके भर जाएंगे और एक ऐसा गैप सा क्रिएट हो जाएगा इसके बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में एक ऐसा रीजन होगा जहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कोई फ्री होल नहीं है, सिर्फ चार्जेस है वहां पर, और उसके पीछे इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरफ बोलो क्या है, होल्स है। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर होल्स है, कुछ भी बोल दीजिए किसी भी एक तरफ। समझे नहीं ना मेरी बात को। तो पीएन जंक्शन डायोड एक टाइम पर जाके स्टेबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा उसके अंदर, शुरुआत में तो बनेगा। शुरुआत में कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन फटाफट 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 जाके होल्स को भरेंगे, जिसकी वजह से चार्ज क्रिएशन होने लगेगा, बैरियर क्रिएट होने लगेगा, और एक टाइम के बाद ये फ्लो रुक जाएंगे, रुक के जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना बैरियर क्रिएट हो जाएगा, जंपिंग बंद हो जाएगी यहाँ से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये मैंने सब कुछ लास्ट क्लास तक ही बता दिया था, हुआ है कि नहीं हुआ, पक्का। जो ऑनलाइन देखते हो अनामिका, मैंने यहाँ तक वीडियो डाली हुई पूरी प्रॉपर ना, कंप्लीट ये वाले टॉपिक तक। अच्छा ये बताओ मुझे अब क्लास, अरे अरे क्या हो गया, इधर देखो, तो ऑनलाइन बोलते के साथ ही पीछे मुड़कर देखना शुरू हो गया, इधर देखो। अब मुझे ये बताओ, ए बच्चों, रिया, ये मैंने क्या बनाया सामने, ये मैंने बनाया पीएन जंक्शन डायोड,
और मैंने इसको ना एक सर्किट में कनेक्ट करा है। ये लास्ट जाते जाते कुछ बात हो रही है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा से कराऊंगा इस चीज को पूरे को। तो भैया अब हम करने वाले हैं बाइजिंग। तो भैया सुन लीजिए, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जो मैंने पीएन जंक्शन डायोड बनाया उसको सिंबल कैसे बनाया जाता है, उसको सर्किट में कभी भी बनाया जाएगा तो ऐसे बनाया जाएगा, एक तरफ पी लिखा जाएगा एक तरफ एन लिखा जाएगा, और उसको बनाने का तरीका ये है, ऐसे ट्रायंगल सा बनाएंगे, आगे एक लाइन खींचेंगे, दैट विल बी योर पीएन जंक्शन डायोड। दिखता कैसे सर? सर दिखता कैसे? दिखता तो बता दो, दिखता कैसे है? ऐसा कुछ दिखता है सर, ऐसा कुछ दिखता है कि एक साइड बोलो क्या होती है, बोलो पी, एक साइड बोलो क्या होती है एन। लेकिन सर डिप्लीट हो चुका होता है बीच का रीजन। क्यों हो चुका होता है डिप्लीट, बता चुका हूं। एन साइड से क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं तो एन साइड पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी होती है, पी साइड नेगेटिवली चार्ज हो चुकी होती है। बच्चों बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पी साइड पे फिर भी अभी भी कुछ होल्स मौजूद हैं, काफी सारे होल्स मौजूद हैं अभी भी, और एन साइड पे बहुत सारे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स अब यहां आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते पता है ना? अरे बच्चों बस, बिल्कुल बातें नहीं होती दिखनी चाहिए भाई, पिटाई हो जाएगी। ये भी गलत बैठे हो आज भी तुम दोनों। करता हूं बेटा तो मेरे को। तो ये हो गया। अच्छा बताओ ए क्लास, यहां पर एक दो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ना, ए माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर माइनॉरिटी में होल्स होंगे। चलिए, तो ये आपके सामने पीएन जंक्शन डायोड है, और बीच में बोलो बच्चों क्या होगी? अरे प्लस से माइनस बोलो क्या होगी? यही तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो एक ताकत है जो इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर जंप करने नहीं दे रही है। सही बात है कि नहीं? चलिए, तो ये मैं बोलूं कि मैं वो बनाऊं चाहे मैं ये बनाऊं, दोनों का मतलब यही है, बस सिंबॉलिकली उसको वैसे दिखाया जाता है सर्किट्स के अंदर, चीज यही होती है। तो मान लो कि अब जो मैं तुम्हें किसी भी सर्किट के अंदर मैं अगर ये बोलूं कि मैंने ना मैंने ऐसा करके कुछ बनाया है, देखना बड़ी कमाल की चीज शुरू होने वाली है भाई। मैंने ऐसा करके कुछ बनाया है, ये पी है और ये एन है, और मैंने सर्किट में ऐसा कुछ लगा दिया। तो ये जब मैं ऊपर लिखूं ना ऐसा बना के पी एन, तो समझ जाना सर ने एक डायोड लगा रखा है और एक साइड जुड़ी हुई है पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक साइड मतलब पी वाली साइड को पॉजिटिव जोड़ दिया और एन वाली साइड को नेगेटिव, ऐसा कुछ करा हुआ। मैं हो सकता है पी को नेगेटिव जोड़ू और एन को पॉजिटिव से, कुछ भी कर सकता हूँ। इसी को बोलते हैं बाइजिंग करना, इसी को बोलते हैं बाइजिंग करना। तो यहां पर आज हम सीखेंगे, आज की क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं, अब बेसिकली टॉपिक शुरू हो रहा है आज का, ये है बेसिकली बाइजिंग ऑफ डायोड, डायोड की बाइजिंग करना। और बाइजिंग दो तरह की होती है बच्चों, कौन कौन सी बाइजिंग? एक होती है फॉरवर्ड बाइजिंग और एक होती है रिवर्स बाइजिंग। बस यही कराऊंगा आज की पूरी क्लास के अंदर, जैसे ही खत्म हो जाएगा फ्री भी कर दूंगा। एक फॉरवर्ड बाइजिंग और एक रिवर्स बाइजिंग। ये इतना छोटा नहीं है तुमको ये सोचो कि खत्म हो जाएगा। अब क्या होती है फॉरवर्ड बाइजिंग वो सुनो क्लास। उस पर आने से पहले एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं। जो ये बैरियर क्रिएट हुआ है ना बच्चों, इसको ऐसे समझो कि आप लोगों को शुरू से एक बात सिखाई जाती है कि ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे होता है और ये वाला एंड बोलो क्या होता है, लो पोटेंशियल। इसको ऐसे मानो कि जैसे कि अगर ये वाला एक्सिस मेरा पोटेंशियल एक्सिस है, ढंग से समझने यार, जो तरीका है यहाँ पर बनाने का इसको जानना बहुत जरूरी है। ये वाला एक्सिस अगर मेरा पोटेंशियल एक्सिस है तो कोई चीज हाई पोटेंशियल पे है और कोई चीज लो पोटेंशियल पे तो नीचे आएगी। तो मैंने बोला कि जैसे कि ये हाई पोटेंशियल पे, तो मैंने बोला कि अगर इसका पोटेंशियल इतना है तो इस वाली चीज का पोटेंशियल बोलो कितना है, बोलो इतना है। समझो मेरी बात, मतलब एक हाई पे है और एक बोलो क्या है, लो पे। इसका इसके अंदर पानी बहुत भरा हुआ है, डैम वाला हिसाब किताब, एक तरफ पे नहीं है, लो पोटेंशियल, सिंपल, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। और इसको ऐसे समझो कि इन दोनों एंड्स के बीच में, पहले तो मैं इसको ये बता दूं कि जितना मैं इधर से इधर जा रहा हूं पोटेंशियल उतना ही बोलो क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ये बिल्कुल हाई पोटेंशियल और वो बिल्कुल लो, तो इसका मतलब मैंने बोला ना इन दो पॉइंट्स के बीच में ये सबसे हाई है सबसे लो है, तो इस तरफ बढ़ते हुए इसका मतलब लो हो रही होगी वैल्यू। तो अगर मैं बोलूं कि भैया ये पोटेंशियल कुछ ऐसे गिरा है, ध्यान से समझना कि अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां पर अगर 10 का पोटेंशियल है, थोड़ा सा इधर बढ़ते के साथ ही कितने का हो गया, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, 0 का। समझो मेरी बात को, 10 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कहने का मतलब अगर ये वाला एंड इतने हाई पोटेंशियल पे है तो ये धीरे 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 जब मैं इधर बढ़ा तो पोटेंशियल बोलो क्या होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, और बिल्कुल इस पॉइंट पे पहुंच के इतना हो गया। समझे नहीं मेरी बात को? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर मैं पोटेंशियल का अंतर आपसे पूछूं, ये वाला अंतर, बातें मत कर, ये देखिए, तो अगर ये पोटेंशियल का डिफरेंस मान लो 6 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का बोलो, 6 वोल्ट का, तो यूं मान सकते हो कि ये वाला 6 पे है और वाला 0 पे है,
यूं भी मान सकते हो यार 20 पे वाला 14 पे है, बस पोटेंशियल का डिफरेंस 6 का है। कितने का डिफरेंस है बोलो? 6 का। समझ आया कि नहीं आया कुछ भी? मतलब एक एंड हाई पोटेंशियल पे और एक एंड क्या है बोलो? लो। और जितना मैं उधर से इधर आ रहा हूँ पोटेंशियल उतना ही गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, और यहाँ पर आके सबसे लो हो गया भाई। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो कितना हो गया? 6। ये वाला डायग्राम कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये पोटेंशियल के अंतर को दिखाता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आते हुए पोटेंशियल का डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेके आते हैं मुद्दे को, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग। चलिए आइए क्लास। फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होता है? कुछ ऐसा कनेक्शन करा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल and n side is connected to negative terminal of battery, then the diode is said to be forward biased. फॉरवर्ड बाइस्ड। समझो मेरी बात को, मैं लिख देता हूं। व्हेन इन अ डायोड P side is connected to positive terminal and N side is connected to negative terminal of the battery, the diode is said to be a forward biased diode। कहने का मतलब, अगर मैंने अपने डायोड के अंदर, डायोड में आपको पता ही है P होता है, रियल एंड N होता है। अगर मैंने P को किससे जोड़ दिया बोलो? पॉजिटिव टर्मिनल से। और अगर N को जोड़ दिया बोलो किससे? नेगेटिव टर्मिनल से। तो भैया इस बाइजिंग को बोलो क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइजिंग। होता क्या है वो बात की बात है, वो सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन पहले आपको पता तो हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। किसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग? सब बच्चों का है समझ में? अगर पी साइड को जोड़ दिया जाए पॉजिटिव से और एन को जोड़ दिया जाए नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बाइजिंग। और बिल्कुल इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर पी साइड को जोड़ दिया जाए बोलो किससे? अब बिल्कुल बस मैं तो उल्टा ही कर दूंगा यहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको जोड़ दिया जाए एन को बोलो किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से, तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? रिवर्स बाइस्ड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बिल्कुल बातें करने की जरूरत नहीं है भाई, पी और एन, तो इस तरह की बाइजिंग को बोलो क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइजिंग। चलिए, एनी प्रॉब्लम? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को अभी तक आ रही है तो मुझे बोल सकते हो। नहीं आ रही? समझ आ रहा है यहां तक? अब समझने वाली चीज जो है, फॉरवर्ड बाइजिंग स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, बस शुरू हो गया फॉरवर्ड बाइजिंग। आपने करा क्या है भाई? आपने करा ये है कि अपने डायोड को, अब मेरे को कोई बातें करता नजर ना आया भाई बिल्कुल भी, अब हो चुकी है इंपॉर्टेंट चीज शुरू। ये पी है एन, और मैंने यहां पर प्लस दिया और यहां पर बोलो माइनस दिया, और मैंने ऐसा कनेक्शन कर दिया। अब ऐसा कनेक्शन करने पे डायोड के साथ एक्चुअली में होता क्या है उसको मैं समझाने जा रहा हूं। तो भैया मेरे पास डायोड मैं बना चुका हूं, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बार बार क्यों हम नए नए डायोड्स बनाते रहे, टाइम लगता बहुत। आ जाओ क्लास। तो ये आपके पास डायोड है, और मैंने करा क्या है? इस वाले एंड को किससे जोड़ा है बोलो? पॉजिटिव से, और इस वाले को नेगेटिव से, और ये की है, चलो मैंने ऑन कर दी। देखिए फॉरवर्ड बोलने का इसका मतलब भी क्या है, मैं थोड़ा ये भी समझा देता हूं। इधर भाई, आप लोगों को एक बात पता है कि करंट बनने के लिए सर्किट का सबसे पहला जो रूल है वो है उसका कंप्लीशन की। सर्किट पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए, साइकिल की चेन की तरह। अगर चेन की एक भी कड़ी टूटी हुई है तो साइकिल नहीं चल सकती, पूरी हर जगह से जॉइंट रहनी चाहिए। और अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखिए तो आप मुझे बताइए कहां से ऐसा, इसमें कहीं पर ऐसा रास्ता दिख रहा है आप लोगों को जहां पर फ्लो नहीं है किसी भी तरह का? ये बीच वाला डिप्लीशन रीजन ऐसा है भैया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, रास्ते पे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, यहां पर इकट्ठे होंगे। हाँ भाई इधर हर्षित छोड़ दे भाई, मोबाइल कुछ भी है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। पॉजिटिव टर्मिनल है तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ सकते हैं मान लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां जंप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सोचो? क्योंकि डिप्लीशन रीजन में जो बैरियर क्रिएट हो रखा है कि इधर माइनस है और इधर बोलो क्या है प्लस, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को तो मना वैसे ही कर चुका डिप्लीशन रीजन जाने से, इसीलिए तो वो बैरियर रुक गया।
याद करो पीएन जंक्शन डायोड बना कैसे था, यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहां जाके जंप जंप कर रहे थे, जिससे वो वाला साइड हाईली नेगेटिव हो गया और ये वाला साइड हाईली पॉजिटिव। उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाना रुक गए। बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे? क्योंकि वो जाने नहीं दे रहा, और जब इलेक्ट्रॉन्स वहां जाएंगे ही नहीं तो ये रास्ता जब तक पूरा नहीं होगा तब तक करंट बनेगा नहीं। एग्री करते हो कि नहीं करते? इसीलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। सिर्फ पोटेंशियल नहीं बोला, बैरियर की तरह, जैसे पुलिस वाले बैरियर लगाए थे रास्ता बंद कर देते, तो ये बैरियर है एक तरीके का। बोलो क्या है? पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्यों? क्योंकि चार्जेस को फ्लो होने से रोकेगा और करंट नहीं बनने देगा। बिल्कुल सही बात है, सर्किट में करंट नहीं बन सकता। फिर से फायदा क्या है करंट नहीं बन सकता? समझाएंगे इस चीज को। आपको पहले बताओ, यहां तक की बात समझ में आ रही है कि फ्लो रुका पड़ा है, बीच में जो ये डिप्लीशन रीजन है ना, यहां फ्लो रुका पड़ा है। अब आपने क्या करा है, आपने यहां पर ऐसे करके एक बैटरी लगाई, और मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जब मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बना के दिखाने वाला हूं कि अगर मैं अपने इस सर्किट में इस अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाता घटाता हूं तो मेरे करंट पर क्या असर पड़ता है, इस सर्किट में करंट पर क्या असर पड़ता है, ये मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। यही बस फॉरवर्ड वाइजिंग में आपको सीखना है। तो भैया होगा क्या वो सुन लीजिए। मैं यहां पर लगाऊंगा V यानी मेरी अप्लाइड वोल्टेज। दैट वोल्टेज इज अ वेरिएबल वोल्टेज। मैंने एक एरो बना दिया, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप इसको बदल रहे हैं। खट 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 पहले स्टेपलर आते थे, वाला हिसाब किताब है, वोल्टेज को बदलेंगे। अच्छा भाई, और यहां बोलो क्या बनेगा, बोलो करस्पॉन्डिंग करंट देखेंगे। ये करंट बनता है बच्चों मिली एम्पियर्स में, मिली एम्पियर्स में करंट बनता है ये वाला, तो इसको नोटिस करेंगे। तो होता क्या है बच्चों, ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए कि जब मैंने यहां पर 0 वोल्ट लगा रखा है तो करंट भी 0 ही है। अरे वोल्टेज ही नहीं है, फ्लो तो कहीं से करेगा, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, फ्लो नहीं है, 0 करंट। सही बात। आपने करा 1 वोल्ट, मैंने क्या पाया, करंट अभी भी कितना, 0। कारण समझाता हूं आप लोगों को। बताइए जो बैरियर है, सपोज करिए बैरियर कितने वोल्ट का है, मैंने पीछे कुछ वैल्यू ली थी, 6 वोल्ट लिया था आई थिंक। सो पीछे मैंने बैरियर की वैल्यू ली थी 6 वोल्ट। सपोज करिए पोटेंशियल बैरियर यहां पर 6 वोल्ट का है। कौन सा पोटेंशियल बैरियर? डिप्लीशन रीजन का। अच्छा आप लोग मुझे बताओ जरा, जो पोटेंशियल बैरियर है वो किस तरफ काम कर रहा है? इस तरफ। बच्चों सभी बच्चे बोर्ड पर, पोटेंशियल बैरियर इस तरफ काम कर रहा है, और आप लोगों ने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है उसका प्लस ये वाला एंड है, तो ये वाला एंड आपका प्लस का है और ये वाला एंड आपका। तो आपका पोटेंशियल या आपके द्वारा लगाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ काम कर रही है? इस तरफ। हमारी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हमारा अप्लाइड पोटेंशियल किस तरफ है, बच्चों प्लीज इसमें मस्ती बिल्कुल नहीं भाई। हमारा अप्लाइड पोटेंशियल, हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ इस तरफ को लग रहा है। ध्यान से देखिएगा। ऐसा कैसे? कुछ बच्चे कहेंगे ऐसा कैसे सर? ध्यान से देखिए ना आप लोग, मुझे बताइए बैरियर का पोटेंशियल किस तरफ काम कर रहा है? इस तरफ। उसका प्लस इधर है, माइनस इधर है। हमारा प्लस माइनस बताओ। हमारा प्लस इधर है और माइनस। तो जब मैं यहां पर 1 वोल्ट बढ़ाऊंगा तो मेरा 1 वोल्ट किस तरफ काम करेगा? इस तरफ। और पोटेंशियल बैरियर का इस तरफ, तो 6 वोल्ट काम करेगा। तो नेट सेल कैंसिल होकर नेट कितना बचेगा? 5 वोल्ट। तो बैरियर की ताकत कमजोर तो जरूर हो जाएगी, बैरियर की ताकत कुछ तो कमजोर जरूर हो जाएगी, लेकिन बैरियर अभी भी मौजूद है और वो करंट को बनने नहीं देगा। इसलिए 1 वोल्ट अप्लाइड करने के बाद भी करंट की कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुई। अदरवाइज अगर आप लोग ओमिक कंडक्टर्स की बात करें, जिसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग बात करें, तो जैसे तुम वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट बनना चाहिए था। बट इन सर्किट्स के अंदर करंट नहीं बनेगा, जैसे तुमने 1 वोल्ट करा करंट नहीं बनेगा। हर्षित नहीं आ रही बात समझ में? क्यों नहीं बना? क्योंकि भैया बैरियर तो है 6 वोल्ट का, और तुमने उसके अपोजिशन में, अब मैं बार बार कह रहा हूं भैया अपोजिशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भैया बैरियर का प्लस इधर है माइनस इधर है, वो तो इस तरफ काम कर रही है, और मैंने जो अप्लाइड पोटेंशियल लगाई वो किस तरफ है? बोलो प्लस इधर है और माइनस। एक मजे की चीज आपको दिखाऊं, इसको फॉरवर्ड वाइजिंग क्यों बोलते हैं। ऐसे इमेजिन करो ये दो सेना है, एक राजा की इस तरफ सेना है, एक राजा की सेना इस तरफ है, और भैया ये नेगेटिव चार्जेस, आप मुझे बताइए इस सेना इलेक्ट्रॉन्स को किस तरफ को पुश कर रहा होगा? बिकॉज ये नेगेटिव और वो भी नेगेटिव है, तो ये आगे की तरफ या अपनी तरफ खींच रहा होगा। नेगेटिव नेगेटिव खींचेगा नहीं, इसको पुश कर रहा होगा तुम आगे बढ़ो। सेम होल्स पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, और ये वाला भी चार्ज कैसा बोलो? पॉजिटिव। ये भी इसको पुश कर रहा होगा कि आगे की तरफ बढ़ो। तो ये जो मैंने पोटेंशियल लगाया है ना, ये इनको फोर्स कर रहा है कि तुम इस बैरियर को खत्म करो किसी तरीके से और पुश करके आगे की तरफ फ्लो को बढ़ाओ। इसीलिए इसका नाम बोलो क्या रखा? फॉरवर्ड बाइजिंग, कि भैया फॉरवर्ड हो। यहां वाला भी चाह रहा है फॉरवर्ड और यहां वाला भी चाह रहा है, क्योंकि मैंने होल्स के लिए पीछे प्लस लगा दिया, होल्स प्लस को पसंद नहीं करता, आगे भागेगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव को पसंद नहीं करता, आगे भागेगा। तो बोला क्या ना, बोला इसका फॉरवर्ड बाइजिंग। क्या बोला? बोला
और जब ये दोनों सेना आगे बढ़ेंगे तो डिप्लीशन रीजन को खत्म करना स्टार्ट करेंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं आ रही बात समझे? तो मैंने बोला कि मेरा अगर बैरियर कितने वोल्ट का है सब बच्चे, 6 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का बोला? जैसे ही मैंने 1 वोल्ट का अप्लाइड पोटेंशियल लगाया, मेरा बैरियर अब 6 वोल्ट का ना रह के बोलो कितने का रह गया? 5 का, क्योंकि वहां से काम कर रहा है 6 का, यहां से काम कर रहा है 5 का। देखो पोटेंशियल बैरियर ऐसे है, अप्लाइड पोटेंशियल ऐसे है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन 5 वोल्ट का भी बैरियर इसके करंट को बनने नहीं देगा। इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली दिखाऊं, जो मैं तुम्हें पीछे दिखा रहा था, तो मैंने बोला था कि अगर ये इधर और इधर में, इधर और इधर में, बच्चों बोर्ड पे देखते रहना है। पहले कितने का अंतर था? पहले कितने का अंतर था? 6 का। पहले कितने का अंतर था? बोलो 6 का। जैसे ही मैं अप्लाइड पोटेंशियल लगाता हूं, ये अंतर कितने का बच जाता है? 5 का। कितने का बच जाता है? हाँ बोलो। बिल्कुल, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी भाई, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हाँ नहीं, वो बहुत माइन्यूट करंट है, उसको वो बनता ही माइक्रो एम्पियर्स में, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। बताऊंगा वाली चीज, रिवर्स बाइजिंग आंदो वाली बात का तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्लास ये 6 से 5 कैसे हो गया समझ नहीं आया सर हमें तो। हाँ भाई सुधांशु, बोर्ड पे देख ले, दिक्कत आएगा। जैसे ही मैंने 1 वोल्ट अप्लाइड करा, मुझे बताओ बैरियर की स्ट्रेंथ कम क्यों होगी? सबको क्लियर हो गया? क्योंकि बैरियर है इस तरफ और अप्लाइड पोटेंशियल है इस तरफ। बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, अप्लाइड पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो वो ऑब्वियसली बात है उसको काटेगी, और इससे हमारा करंट तो अभी कुछ नहीं बना, लेकिन बैरियर की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी। तो मैंने पाया क्लास बोर्ड पे, मैंने ये पाया कि जब मेरा 0 वोल्ट का पोटेंशियल था, करंट 0 था। जब मेरा 1 वोल्ट का पोटेंशियल था, 2 3 4 5 6 7 8, इधर जब मेरे 0 वोल्ट का पोटेंशियल था, 0 करंट था। 1 वोल्ट पे भी कितना था? बोलो 0। 2 वोल्ट पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, और 6 आते आते थोड़ा सा करंट बनने लग गया। 6 में मान लो, 6 पे क्यों हुआ सोचो जरा। मैंने 2 वोल्ट करा 0, 3 वोल्ट करा 0, 4 वोल्ट करा 0, 5 वोल्ट करा 0, 6 वोल्ट करते के साथ ही 1 मिली एम्पेयर का करंट बन गया। दिमाग लगा लो ऐसा क्यों हो रहा है, खुद ही सोचो। क्योंकि हाँ, मैं इसको 2 वोल्ट करूंगा, इधर की ताकत बढ़ेगी, और ये वाली उतनी की उतनी है, थोड़ी सी इसको रोक देगा। बोलो है कि नहीं? अरे बैरियर 6 वोल्ट का है, आपने 2 वोल्ट का अप्लाइड पोटेंशियल कर दिया, बैरियर की ताकत सिर्फ 4 वोल्ट बची। बैरियर की ताकत 4 वोल्ट बची। अब ये 4 वोल्ट का बैरियर बचा। अरे नहीं आ रहा है यार समझ में? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना रेंजो? अब मैंने करा 5 वोल्ट, ये 4 वोल्ट करा। जब मैंने अप्लाइड पोटेंशियल 4 करा, बैरियर 6 का था, तो कितने का वोल्टेज अभी भी रहेगा? वो 2 का। फिर मैंने जब 5 वोल्ट करा, अप्लाइड 6 का था, तो भी 1 वोल्ट का बैरियर अभी भी रह रहा है, और अभी भी वो जंप करने से दिक्कत कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुमने 6 का करा, 6 का ही बैरियर था, एकदम से बैरियर टूट जाएगा और फ्लो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्लो स्टार्ट होगा, करंट क्या होगा? बन जाएगा। करंट क्या होगा? इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज मतलब कि इतने पे आके पहली बार करंट का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे करके थोड़ा सा पहले से बनना स्टार्ट होता है हल्का फुल्का, कुछ इस तरीके से करंट की फॉर्मेशन होती है। सही है? अब क्या होगा? जैसे मैं 7 करूंगा, अब मैं 7 करूंगा तो वो तो और फ्लो स्टार्ट करा देगा। जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा, अब तो अप्लाइड पोटेंशियल इस तरफ को है, जितना पोटेंशियल बढ़ाऊंगा फ्लो उतना ही बोलो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और यार आप बढ़ा रहे हो तो ये प्लस भी बढ़ रहा है और ये माइनस भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और तेजी से हो जाएगा। बोलो तो जितना ज्यादा तेजी से फ्लो होगा करंट, उतना ही ज्यादा बोलो क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये कंडक्टर बिल्कुल नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कि अब 6 के बाद तुमने 7 करा, 8 करा, 9 करा, तो ये करंट बढ़ता ही चला जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसे करके बढ़ेगा, जैसा कि आपके ओमिक कंडक्टर्स में भी होता है, वी डायरेक्टली टू आई होता है। बट आप मुझे बताइए फॉरवर्ड बाइजिंग के दौरान शुरू में करंट क्यों नहीं बनता, बाद में क्यों बनता है? अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो उसका सर्किट, उसका डायग्राम कुछ ऐसा बना था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ऐसा शुरू से ही करंट बनना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार शुरू से नहीं बनेगा। अब इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे अपने डिवाइसेस के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे कुछ डिवाइसेस जो है ना, लो वोल्टेज पे ऑपरेट ना हो, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही वो करंट बनाना स्टार्ट करे, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को कहां पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, जैसे नॉर्मल कंडक्टर्स के अंदर 1 वोल्ट 2 वोल्ट करते ही करंट बनने लग जाता है, क्या इसमें 1 वोल्ट 2 वोल्ट पे बनेगा? कब तक नहीं बनेगा? जब तक जितना बैरियर बना हुआ है, उस बैरियर के अपोजिशन में उतनी ही अप्लाइड वोल्टेज ना कर दी जाए, तब तक करंट नहीं बनेगा। इस वोल्टेज को बेसिकली हम कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कट इन वोल्टेज का मतलब जहां पर आके हमारा पहली बार करंट बनना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद 2 3 4 मिली एम्पियर के करंट बढ़ता ही जाएगा। इसे बोलते हैं बच्चों की डायोड को तुमने फॉरवर्ड बायसिंग में लगा रखा। कैसा लगा रखा बोलो? तो जब भी तुमने पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, और उसके बाद तुम लोग वोल्टेज को बदल रहे हो, तो एक सर्टेन वोल्टेज तक तो करंट नहीं बनेगा, बट एक वोल्टेज के बाद करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा।
और उसके बाद जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन तुम्हें ये सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ कि शुरू में करंट नहीं बना, बाद में करंट बन गया। सोचो जरा, समझ में आ रहा है ना? शुरू में बैरियर जो था फ्लो को अलाउड नहीं कर रहा था, बट जब आपने अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ाया तो बैरियर खत्म होने लगा, और धीरे धीरे जब बैरियर पूरी तरीके से खत्म हो गया तो करंट ने बनना स्टार्ट किया। दिस इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बाइजिंग। दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। ग्राफ है इसका, ये इसके वेरिएशंस है, ये इसका भैया डायग्राम है, और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, नहीं आएगा समझ में? प्रियांशु कहाँ हो गया, बताओगे? थोड़ी देर में 3 वोल्ट बचेगा, थोड़ी देर में 2 वोल्ट, थोड़ी देर में 1 वोल्ट, और थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये कैसे कम हुआ है समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ भाई पक्का? थोड़ी देर बाद 1 वोल्ट ही बचेगा, थोड़ी देर में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो पोटेंशियल बैरियर धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा और ये जंप करना स्टार्ट कर जाएंगे, और तभी करंट बनना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा तसल्ली से 2 मिनट सोचो, उसके बाद रिवर्स बाइजिंग शुरू कराऊंगा, एकदम से नहीं कराऊंगा। बोर्ड पे कुछ बना हुआ है, हाँ पढ़ लो। बोर्ड पे कुछ बना हुआ है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग जो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ उसका कुछ मतलब है। थ्योरी नहीं लिखी है आप लोग, लेकिन पहले पढ़े और समझे क्या दिया हुआ। यार जब तुम 3 या 4 वोल्ट करोगे तो क्या बैरियर कमजोर नहीं होगा? होएगा, लेकिन वो इतना कमजोर नहीं होगा कि फ्लो हो। तो फ्लो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद वो अगर एक दो इलेक्ट्रॉन जंप भी करेंगे तो करंट किसमें होगा? माइक्रोज में होगा, और माइक्रो एम्पीयर करंट का मतलब 0.0001, तो वो कंसीडरेबल नहीं। हम यहां पर इसीलिए ऊपर लिख देते हैं वी आर कंसीडरिंग द करंट इन मिली एम्पियर्स। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में बढ़िया थॉट आ रहा है, कुछ ये थॉट आ रहा है कि सर जब हमारी वोल्टेज 3 या 4 की पहुंची तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने जंप करना स्टार्ट कर दिया होगा। बच्चों अगर कुछ जंप करेंगे तो वो कुछ की वजह से कुछ ही करंट बनेगा। अगर वो करंट माइक्रो एम्पीयर, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 और मिली होता है 10 की पावर -3, जो ज्यादा होता है। मैंने ऊपर बकायदा लिख दिया कि मैं करंट को किसमें कंसीडर कर रहा हूं, तो मिली एम्पियर में तो भैया करंट जो है वो एक कटिंग वोल्टेज के बाद ही बढ़ता है। अब आप बोलते हैं क्या भाई, मेरी बात समझ, अगर करंट, हाँ भाई इधर हंसीगा, अगर तुम्हारा 4 या 5 वोल्ट करने पर, 4 या 5 वोल्ट करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन जंप भी हुए और उसने 1 माइक्रो एम्पियर का करंट बना भी दिया, तो तुम कह रहे लिख क्यों नहीं रहे सर? भाई मैं मिली एम्पियर में लिख रहा हूं। अगर मैं 1 माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में लिखूंगा तो मिली एम्पियर में होगा 10 की पावर -3 मिली एम्पियर, क्योंकि मिली होता है 10 की पावर -3, माइक्रो होता है 10 की पावर -6। समझे मेरी बात? यानी कितना मिली एम्पियर है? 0.001 मिली एम्पियर। और इतने को तो यार मैं क्या ही मानूं, ना के बराबर करंट है मिली एम्पियर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब मैं मिली एम्पियर की बात करूं तो मिली एम्पियर में तो इतना करंट पहली बार तब कटिंग पे बनता है, कटिंग से पहले इतना करंट नहीं बनता। और 0.001 को कंसीडर ही क्या करना। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आया, बस कनेक्ट नहीं है। तो आपको क्या है ना, अरे बस दिल्ली वाली बात में ध्यान दो बस। अभी तुम सोचो तसल्ली से, 2 मिनट का समय लो, उसके बाद बात करो। हाँ अभी 2 मिनट का समय लो, उसके बाद सोचो।
भाई तुम लोगों को समझ में आ रही है? तो प्रियांशु खुद नहीं पूछ सकता? तो चलिए गाइज, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। जैसे एन टाइप बड़ा आसान था, पी टाइप थोड़ा सा मुश्किल था। वैसे फॉरवर्ड बाइजिंग बड़ा आसान सा दिखता है, रिवर्स बाइजिंग हल्का सा मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं है, हल्का सा मुश्किल। कौन क्या? हाँ, आईसी और आईडी ये क्या है? कौन सा समझा नहीं दोबारा। डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कैपेसिटर के बीच में यार, यहाँ कहाँ आ गया? बनेगा, बन सकता है, बन सकता है। दैट्स अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, लेकिन हम कंसीडर नहीं करते उसको इधर। हाँ तो बन सकता है, ये तो कंडक्शन करंट है यार, चार्जेस के फ्लो की वजह से। ये मिली में, देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बच्चों, क्लास प्लीज। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, ओए बस। और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। और अगर मैं रिलेशन वाइज देखूं तो जो 1 मिली एम्पियर है वो लगभग 1000 गुना बड़ा होता है, बोलो किससे? माइक्रो एम्पियर से। देखो ना, मिली वाला इसको 1000 से गुना कर दो, तनीषा खुशी, ये निकल जाएगा। माइक्रो 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3 है। और 10⁻⁻3 10⁻⁻6 से 1000 गुना करने के बाद आएगा। तो एक मतलब 1 मिली एम्पियर 1000 गुना बड़ा होता है किससे? बोलो माइक्रो एम्पियर से। तो कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि 3 या 4 वोल्ट पे सर कुछ तो जंप कर जाते होंगे, बिकॉज बैरियर छोटा तो हो ही जाता होगा। बैरियर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, टाइम का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चिपक जाएगा और भैया फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो लेकिन कुछ नहीं, जो जंप करा होगा वो करंट इतना कम बनता है कि वो माइक्रो एम्पियर्स में बनता है। या मैं बोलूँ मिली एम्पियर में बहुत छोटा है, 0.001 करके मिली एम्पियर है, तो उसको मैं यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं समझ रहा, ना के बराबर करंट है मिली में। माइक्रो में बात करोगे तो बोलेंगे 1 माइक्रो एम्पियर 2 माइक्रो एम्पियर करंट बन गया। अब यार 1 माइक्रो एम्पियर 2 माइक्रो एम्पियर करंट बेसिकली कितना ही होता है, समझ रहे हो? 1 मिली एम्पियर लगभग 1000 गुना बड़ा होता है माइक्रो से। 1000 माइक्रो एम्पियर मिलेंगे तब जाके 1 मिली एम्पियर करंट बनता है, समझ रहे बात को? तो माइक्रो एम्पियर में बहुत थोड़ा करंट होता है, उसको ना के बराबर समझा जाता है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? समझ नहीं आया? आपको मेन मुद्दा पकड़ना है कि ऐसा क्या हुआ कि शुरू में करंट बिल्कुल नहीं बन रहा था और एकदम से एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट ने बनना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों को समझ के चलना है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सर एक पोटेंशियल बैरियर ऑलरेडी डेवलप होता है डायोड के अंदर, पहले से ही वो बैरियर होता है, और वो बैरियर ही अलाउ नहीं कर रहा होता मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए। लेकिन जब मैं अप्लाइड पोटेंशियल लगाता हूँ उसके अगेंस्ट, तो जब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा होता हूँ तो वो उस बैरियर को धीरे धीरे डिप्लीट कर रही होती है, उसको खत्म कर रही होती है, बिकॉज अप्लाइड पोटेंशियल है इस तरफ और अप्लाइड सॉरी बैरियर पोटेंशियल है इस तरफ और अप्लाइड पोटेंशियल है इस तरफ, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो धीरे धीरे जब तुम अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो वो बैरियर पोटेंशियल की ताकत को कमजोर करेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद बैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तो तुम लोग अगर बढ़ाओगे तो चार्जेस और यहाँ का पोटेंशियल और बढ़ेगा, तो वो और तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो फ्लो तेज होएगा, तो करंट बढ़ना ही है भाई। सबको समझ आया कि नहीं आया? ये थी फॉरवर्ड बाइजिंग। अब आ जाते हैं रिवर्स बाइजिंग के पिक्चर पे, क्योंकि रिवर्स बाइजिंग बहुत जबरदस्त चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है। अब रिवर्स बाइजिंग में उल्टा होने वाला है, बोलो क्या? अरे बड़ा मजेदार है भाई, इसको समझना। ए बस, अगर बच्चों पी को नेगेटिव से जोड़ दे और एन को पॉजिटिव से जोड़ दे, तो ऐसे में कहते हैं हमने बाइजिंग कैसी करी है? फॉरवर्ड, सॉरी रिवर्स बाइजिंग। चलिए देखिए, बड़ी कमाल की चीज होने वाली है इस बार। पी को जोड़ा नेगेटिव से और एन को जोड़ा, अच्छा वैसे आप लोग जब बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पर 1 मिली एमीटर वगैरह सब लगा होगा, ठीक है? अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, कुछ खास जरूरत नहीं है, बस बुक्स में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, बस ये बता रहा हूँ। अब सुनिए, मैंने पी को नेगेटिव जोड़ा और एन को मैंने पॉजिटिव से जोड़ा, हम समझने में जा जाएंगे फिलहाल अभी। सो आप लोगों का बैरियर पोटेंशियल इस तरफ को है और आपने क्या करा,
नेगेटिव इधर लगा दिया और पॉजिटिव इधर। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर था, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, मतलब तुम्हारा जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो इसको फेवर कर रहा है। किसको फेवर कर रहा है बोलो? बैरियर को। समझे ही नहीं सर? यार पिछली बार विपरीत दिशा में था। पिछली बार अगर ध्यान से देखो तो इसका प्लस माइनस ऐसे, ये ऐसे काम कर रही थी बैरियर, और हमने प्लस इधर लगाया माइनस इधर लगाया, तो हमारा इधर काम कर रहा था, मतलब हम विपरीत में काम कर रहे थे। हम बढ़ाएंगे तो काटेगा बैरियर पोटेंशियल। लेकिन इस बार अगर तुम ध्यान से देखो तो हुआ क्या है कि वो काम कर रहा है इधर, और हमारा प्लस है इधर, और हमारा माइनस है उधर, तो हमारा अप्लाइड पोटेंशियल भी इस तरफ को। इसका मतलब बैरियर को सपोर्ट कर रहा है पोटेंशियल। बैरियर को अगर मैं यहाँ पर 1 वोल्ट भी करूंगा ना तो वो 6 वोल्ट की बजाय अब 5 नहीं होएगा, बोलो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जितना बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा फ्लो तो बिल्कुल ही खत्म। एग्री करते हो कि नहीं करते? समझे नहीं मेरी बात? भाई वो बैरियर तो अलाउ नहीं कर रहा, और तुम्हारा पोटेंशियल तो इस बार बैरियर को बोलो क्या करने वाला है? सपोर्ट करने वाला है। इसका मतलब अलाउ करने के चांसेस इस बार बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन कैसे, क्या, क्यों करा रिवर्स बाइजिंग? कुछ तो फायदा रहता होगा, कुछ तो कारण होगा जो हमने रिवर्स बाइजिंग सोची यहाँ पर, तो वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। आइए, मामला यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, रिवर्स शब्द का इस्तेमाल इसलिए करा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बैठे हैं, पॉजिटिव चार्ज ये बैठा, ये पीछे की तरफ इनको टीम को खींचेगा कि पीछे आओ, नेगेटिव को खींचेगा ना। ये होल्स पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव है, तो वो होल्स को पीछे खींचेगा, तो ये डिप्लीशन रीजन बड़ा होने लगेगा। इसलिए इसका नाम बोलो क्या रखा? रिवर्स बाइजिंग। समझे मेरी बात को? ये जो दोनों फौज है इनको ताकत पीछे की तरफ खींचेगी तो डिप्लीशन रीजन बड़ा होने लगेगा। तो भैया होता क्या है, आइए समझाते हैं। कुछ बड़ा ही शॉकिंग रिजल्ट यहां पर देखने को मिलता है। इसको मैं बनाऊंगा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। और मैंने जब इसका ग्राफ बनाया तो मैंने एक बड़ी अनयूजुअल चीज देखी। क्या देखी? अच्छा मुझे देखिए, मैंने फॉरवर्ड बाइजिंग का जो मैंने ग्राफ बनाया कौन से क्वाड्रेंट में बनाया? फर्स्ट में यू बनाया ना, यू। ये वाला एक्सिस करंट एक्सिस था, ये वाला एक्सिस बोलो वोल्टेज एक्सिस था। तो ये करंट एक्सिस ही है, ये वोल्टेज एक्सिस ही है, अप्लाइड वोल्टेज एक्सिस। बट मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इससे फर्क नहीं पड़ता, बात बस इतनी सी कि वोल्टेज ये बदल रही है और करंट ये बदल रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो थर्ड में क्यों ही बना रहे हो, थर्ड में मजा नहीं आएगा, फर्स्ट में बना लो। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होगा कि मुझे ना एक ही ग्राफ के अंदर अगर मान लो फॉरवर्ड भी दिखाना हो और रिवर्स भी दिखाना हो, समझो मेरी बात को, मैं चाहूं कि मैं एक ही डायग्राम के अंदर फॉरवर्ड का भी ग्राफ बना दूं और रिवर्स का भी, तो अगर सोचो इसका फॉरवर्ड का भी फर्स्ट में बना रहा हूं, रिवर्स का भी फर्स्ट में बना रहा हूं, तो दोनों कंफ्यूजन पैदा करेंगे। तो हमने क्या करा, फॉरवर्ड का बनाया फर्स्ट में और रिवर्स का किसमें बनाया? थर्ड में, ताकि कल को जब मुझे इन दोनों को एक साथ एक ही ग्राफ के अंदर दिखाना हो तो मैं दोनों को दिखा सकूं। बात वही है, बात बिल्कुल भी नहीं बदली है। यहां पर वोल्टेज बढ़ रही थी, करंट देख रहे थे, यहां वोल्टेज ये भी तो बढ़ना ही है, अरे ये भी तो बढ़ना ही है वोल्टेज, और ये वाला बोलो क्या, करंट का बढ़ना है। तो बस हमने बस ग्राफ को बस बनाया थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोई मतलब नहीं है इस चीज का। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही इस बात से? समझे नहीं? अरे भैया अगर मेरे को एक साथ बनाना पड़ जाए फॉरवर्ड और रिवर्स, तो मैंने जानबूझकर इसलिए ऐसा करा कि फॉरवर्ड को बना दिया फर्स्ट में, रिवर्स को बना दूंगा थर्ड में, तो कभी मेरे को डायग्राम में दोनों को एक साथ बनाना हो तो मैं बना पाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर दोनों फर्स्ट में बनाता तो दोनों को एक साथ बनाते तो डायग्राम खराब सा दिखता। चलिए, सो भैया ये वोल्टेज है, करंट है, लेकिन एक मजे की चीज ये है, इस बार करंट माइक्रो एम्पेयर्स में दिखा रहा हूं। किसमें दिखा रहा हूं बोलो? माइक्रो एम्पेयर्स में। क्यों? आ जाएगा थोड़ी देर में समझ में। आइए, ये मेरा वोल्टेज है और ये मेरा करंट है जो कि मैं माइक्रो एम्पेयर्स में ले रहा हूं। बहुत कम करंट बनता है इस केस में, इसलिए ऐसा होता क्या है बच्चों, आप लोग मुझे बताइए, जब जीरो होगा, जब ये अप्लाइड पोटेंशियल जीरो होगा तो बताइए करंट भी कितना होगा? करंट जीरो बड़ा स्वाभाविक है सर। जीरो होने का कारण ये है कि सर बैरियर बहुत बड़ा है, बैरियर बहुत, और आपने जैसे ही 1 वोल्ट करा, अब बैरियर छोटा होगा या बड़ा होगा? और बहुत बढ़िया, मतलब समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से इसको। ये मेरा जो बैरियर था 6 वोल्ट का, जो ये बैरियर कितने का था बोलो? 6 वोल्ट का था। थोड़ी देर बाद अब 6 का भी नहीं रहेगा, 6 से बोलो कितने का हो जाएगा? 7 का। बैरियर बिकम मोर डोमिनेंट। अब बैरियर की ताकत और ज्यादा हो चुकी है, और अगर बैरियर और बड़ा हो गया है, रुक जाओ भाई रुक जाओ, बैरियर अगर और बड़ा हो गया है तो वो फ्लो तो बिल्कुल रोक देगा, मेजॉरिटी तो फ्लो कर नहीं पाएगी, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर नहीं पाएंगे इनसाइड के। लेकिन एक बात है कि जब हमने बैरियर की थोड़ी ताकत बढ़ाई ना, तो बैरियर किसको सपोर्ट करता है? माइनॉरिटीज को। तो एक आध माइनॉरिटी जो यहां पर है वो जंप करके इस तरफ आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज आपने थोड़ा सा और बैरियर की ताकत को बढ़ाया। तो जो क्या हुआ भैया, बात ऐसी है कि बहुत सारे मेजॉरिटीज होते हैं तो माइनॉरिटीज के नंबर भी ठीक ठाक होते हैं। अब आपने पोटेंशियल बैरियर की ताकत थोड़ी सी और बढ़ा दी, तो ये तो फेवर करता है किसको बोलो? माइनॉरिटीज के फ्लो को। भूलिए मत, ड्रिफ्ट करंट इसी के कारण बना था। रुक जाओ आयुष, इधर बाद में डिस्कशन करना, पहले मेरे को बताने दो। तो जब मैं जैसे ही इसको बढ़ाऊंगा पोटेंशियल बैरियर की ताकत बढ़ेगी, और वो फेवर करती है किसको बोलो? माइनॉरिटीज की जंपिंग को।
तो यहां से एक दो इलेक्ट्रॉन जंप करके बोलो कहां पर आ जाएंगे, और जिसकी वजह से थोड़ा सा करंट बनेगा, बिकॉज माइनॉरिटी है, थोड़ा सा करंट बनेगा। तो हमने पाया कि एक करते के साथ ही 1 माइक्रो एम्पेयर का करंट बन गया। लक्ष्य यहां पर ध्यान दे, क्यों बना समझ नहीं आया सर। मैंने करा 2 वोल्ट का अप्लाई, थोड़े से और माइनॉरिटी जंप करके 2 माइक्रो एम्पेयर का करंट बन गया। मैंने करा 3 वोल्ट, थोड़े से और करे 3 माइक्रो एम्पेयर का कर गया भाई। लेकिन मैंने करा 4 वोल्ट, 3 का ही रह गया, 5 वोल्ट, 3 का ही रह गया, 6 वोल्ट, 3 का ही रह गया, 7 वोल्ट। क्यों भाई? भाई जीरो पे जीरो, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझो समझो समझो। जब आपने 0 वोल्ट करा, यहां पर मैं बनाता हूं 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर। समझो। तो होता क्या है अरे बच्चों, होता क्या है, 0 पर 0, 1 पर 1 माइक्रो एम्पियर बन गया, 2 पे 2 माइक्रो एम्पियर, 3 पे, मतलब कि जैसे जैसे मैं शुरू में, बच्चों प्लीज बोर्ड पे नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, जैसे जैसे मैं शुरू में इसके पोटेंशियल्स को बढ़ा रहा हूं ना, तो पोटेंशियल बैरियर और ताकतवर होता जा रहा है, जिसके कारण वो माइनॉरिटीज को और सपोर्ट करने लगेगा, और जो छुपी हुई कुछ माइनॉरिटीज होंगी वो भी जंप करना शुरू कर देंगी। और बात ऐसी है कि थोड़ी देर बाद माइनॉरिटीज आपको पता है खत्म हो जाती हैं, तो जितनी माइनॉरिटीज थी आ गई, 3 एम्पियर का करंट बना दी, 3 माइक्रो एम्पियर करंट बना दिया, वो थोड़ा सा करंट उनकी वजह से, और वो अब तो मैं बढ़ाए जा रहा हूँ बढ़ाए जा रहा हूँ, माइनॉरिटी जितनी थी वो सर्किट में चल रही है, तो उसकी वजह से करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। करंट क्या हो गया है? लेकिन देखिए कमाल की चीज होने वाली है, 8 वोल्ट 3 माइक्रो एम्पियर, 9 वोल्ट 10 वोल्ट, सॉरी क्या कर दिए, 9 वोल्ट 3 माइक्रो एम्पियर, 10 वोल्ट, इनफाइनाइट करंट। 10 वोल्ट करते ही करंट एकदम से बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो करना स्टार्ट करता है। एकदम से करंट माइक्रो एम्पियर्स में था, एकदम से बहुत हजारों माइक्रो एम्पियर्स का करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्या हो गया कि जब मैं वोल्टेज बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा, तो शुरुआत में देखो, ये कोई बच्चा अगर मुझसे कहे ना सर ये करंट बन रहा है, यार 3 माइक्रो एम्पियर करंट हो, कुछ मानो मत, क्योंकि तुम लोग 1 माइक्रो एम्पियर जानते हो यार, 3 माइक्रो एम्पियर क्या होते हैं, 0.00001 एम्पियर का करंट है। ये कोई करंट है क्या? इतनी वैल्यू तो जीरो मानते हैं हम, बोला है कि नहीं? ये कोई करंट नहीं है। कहीं तुम सोचो रिवर्स बाइसिंग में तो करंट बनता है सर, भाई नहीं बनता यार, ये 1-2 माइक्रो एम्पियर 3 माइक्रो एम्पियर करंट हो, करंट मत मानो, बिल्कुल मत मानो। करंट मिली एम्पियर तक कंसिडर हो रहा है, 0.001 तो उसको करंट मान लो, लेकिन यहां तक के करंट को कुछ भी करंट, अरे यार कुछ एम्पियर्स का 12-13 एम्पियर का करंट तो हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब सोचिए क्या करंट होगा 0.00 करके। सो ए क्लास ए, तो मुझे तुम ये बताओ ना, ए यहां पर 10 तक शुरू में तो करंट क्यों बढ़ा भाई? शुरू में करंट क्यों बढ़ा थोड़ा सा बताओ। ये बढ़ना ही है, घटना नहीं है भाई, वोल्टेज बढ़ रही है करंट बढ़ रहा है, क्योंकि शुरू में सर जैसे ही पोटेंशियल बैरियर की ताकत बढ़ी, उसने कुछ माइनॉरिटीज को इन्वॉल्व करा दिया सर्किट के अंदर और करंट बढ़ने लग गया। लेकिन माइनॉरिटीज लिमिटेड होती है भैया, माइनॉरिटीज सर्किट में आ गई, उसके बाद मैं वोल्टेज बढ़ाई जा रहा हूं, जितनी माइनॉरिटीज आ चुकी है करंट कांस्टेंट हो गया। लेकिन जैसे ही 10 पे पहुंचा करंट एकदम से, ये देखो क्या हुआ, एकदम से करंट इनफाइनाइट। इस वोल्टेज को बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? कट ऑफ वोल्टेज। ए बस, दिस वोल्टेज इज कट ऑफ वोल्टेज। हुआ क्या है, बस वो वाली बात बता के क्लास को रोक दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं थ्योरी, आज बस समझा रहा हूं मैं चीज। तो कुछ हुआ क्या पहले वो देख लिया, अब मैं कारण दूंगा ऐसा क्या हुआ। आइए समझते हैं बच्चों। आप लोग मुझे बताओ चल क्या रहा था ये, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही थी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही थी, ये बैरियर क्या हो रहा था, बैरियर क्या हो रहा था, बैरियर और ताकतवर होता जा रहा था। जब तक आपने भैया सोचो 5 वोल्ट कर दिया, तनिषा 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया, 6 वोल्ट ऑलरेडी था, कितने वोल्ट की ताकत होगी, 11 की। अरे नहीं आ रहा, तुमने 6 वोल्ट करा 12 की ताकत होगी, 6 उसकी 6 इसने मिला दी, 7 वोल्ट करा 13 की होगी, 8 वोल्ट करा 14 की होगी। ऐसे करते करते तुम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो। इधर डिप्लीशन रीजन के अंदर पोटेंशियल की ताकत बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा। अरे क्या तुम भूल गए एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू में dV/dr, भूल गए क्या? अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है इस दौरान, कि जो ये तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है, ध्यान से समझिएगा, जो ये तुम्हारा बीच में डिप्लीशन रीजन है, ये जो बीच में डिप्लीशन रीजन है, इधर आपका बहुत हाई प्लस पैदा हो चुका है। क्यों बहुत हाई प्लस हो गया, कौन बताएगा भाई? क्योंकि सर बहुत ज्यादा बच्चों क्या लगा चुके हैं, अप्लाइड पोटेंशियल। अब इतना सारा अप्लाइड पोटेंशियल लगा दिया कि उसने बैरियर को सपोर्ट करके बीच का रीजन बहुत
हाई वोल्टेज वाला क्रिएट कर दिया, जिसके कारण बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत हाई हो चुकी है, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत हाई हो चुकी है। अब इससे क्या होता है भाई, इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। कौन बच्चा मुझे देगा डिप्लीशन रीजन के बीच में क्या है, ढंग से सुनने यार, अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपको रिवर्स बाइजिंग समझ ही नहीं आएगा कभी भी कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया 10 वोल्टेज पे कि 10 वोल्ट पे कि एकदम से इनफाइनाइट करंट की फॉर्मेशन होगी। डिप्लीशन रीजन के बीच में क्या होंगे, तो आपको सर यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, यहाँ पर एन साइड पे बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तुम सबको पता है एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी साइड पे बोलो क्या होते हैं, होल्स। सर यहाँ तो कुछ होता ही नहीं बच्चों, होते हैं यहाँ क्या होते हैं, यहाँ एटम्स होते हैं, क्या होते हैं बोलो, एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं। अरे एटम तो भैया पूरे क्रिस्टल में हैं, ये तो मैं बस बना के क्या दिखाता हूं तुम्हें, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। क्या तुम भूल गए कि जो ये तुमने डायोड बनाया बोर्ड पे, सुनते चलेंगे, इन दोनों को तुमने मिलाया तो भले ही इलेक्ट्रॉन आके इनको होल को भर देते हैं, ये वाला साइड बोलो कैसा होता है, बोलो नेगेटिव, वो वाला साइड क्या होता है, पॉजिटिव, बट एटम तो अपनी जगह पर वहीं की वहीं है ना। तो ये जो डिप्लीशन रीजन होता है, कोई ऐसा ना कहे कि यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ होते हैं एटम्स। और मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, हर एटम के अंदर बोलो अपना, बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आशीष, हर एक एटम के अंदर बोलो अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और मुझे तुम ये बताओ, सपोज करो एक एटम है और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, और सोचिए कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो गई है। समझो यार, समझो, एक बात बड़ी जरूरी बोलने वाला हूं, ढंग से सुनते चलो। ये हमारा पॉजिटिव प्रोटॉन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो चुकी है। क्या तुम लोगों को पता है ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, which is you know that 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by में r square होती है भैया। तो आपको पता है वो अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, लेकिन आप ये ना भूले कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चार्जेस के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या तुम सब बच्चे जानते हो कि कहां से कहां होती है, प्लस से। अगर बच्चों सिंपल लॉजिक से बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी है जब कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है, एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है। भैया इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने किसी ताकत से बाउंड कर रखा है, लेकिन अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, कहते हैं कि लगभग इतनी हो जाए कि 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर हो गई है, इतनी ताकत अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाए, तो कहते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे किस तरफ फोर्स लगाएगी, बताओ, पीछे की तरफ। अरे क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ से आती है, पॉजिटिव साइड से आती है, तो इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उस तरफ, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो खींचा जाएगा बोलो किस तरफ, आगे की तरफ। तो इस एटम के ऊपर ना ऐसे हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है कोई पीछे, नहीं समझे मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है पीछे और आयंस को खींच रहे होते हैं आगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? दिमाग लगाओ, इन एटम्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो ना भूलें कि फोर्स लगता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है पॉजिटिव की तरफ, और इस पॉजिटिव पूरे आयन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो चीज बचती है एटम की वो क्या होता है, पॉजिटिव आयन, उस पर लग रहा है नेगेटिव की तरफ। तो ये बंधे हुए थे एक अट्रैक्शन में, लेकिन जब इनके आसपास एक ऐसी ताकत आई जो इनके अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं छिटक सकता है कि नहीं छिटक सकता। ये भूलिए मत, ये बात मैंने आपको कभी पहले भी बताई है कि एटम्स आयनाइज हो जाते हैं अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाए तो। क्यों? क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है किसी स्ट्रेंथ की वजह से। अगर उससे ज्यादा स्ट्रेंथ किसी ने लगा दी अगर इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन छिटक जाएंगे। तो जब यहां पर रिवर्स बाइजिंग के दौरान जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं, तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है कि इतनी हाई वोल्टेज पैदा होती है कि उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अंदर के एटम्स को बोलो क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है। रितिका नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा तो भी बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला? इतना स्ट्रांग पोटेंशियल पैदा होता है कि उससे बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, और वो बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड एटम्स को आयनाइज कर देती है। कुछ कहते हैं कैसे कर देती है सर? अरे दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है प्लस से माइनस की तरफ, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा इस तरफ फोर्स और पॉजिटिव चीज पे लगेगा उस तरफ फोर्स। तो हो सकता है ना, अगर ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई इस पॉजिटिव नेगेटिव की, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर छिटक जाए और पॉजिटिव आयन इधर छिटक जाए। तो ऐसा होता है कि एक सडन वोल्टेज ऐसी बनती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन सभी एटम जितने भी होते हैं सबके इलेक्ट्रॉन छिटक जाते हैं यहाँ से, और भैया पॉजिटिव आयन से इधर इकट्ठे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि एकदम से मिलियंस ऑफ एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स छिटक के इस तरफ भागे और पॉजिटिव आयन इस तरफ, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले, आप लोगों को पता है दिस इज अ केस ऑफ अ रिवर्स बाइस। जैसे ही यहाँ पर बैठे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए और एक फ्लो स्टार्ट हो गया। बोलो बनेगा नहीं बनेगा करंट? बहुत हाई करंट पैदा होगा कि नहीं होगा? क्यों ऐसा हुआ रिवर्स बाइजिंग में कि 10 वोल्ट तक करंट बिल्कुल जीरो ही है? कोई कहेगा बन तो रहा है सर, मैं तो जीरो ही मानता हूं उस करंट को, माइक्रो एम्पियर्स में है, ये बन रहा है माइनॉरिटीज की वजह से। रिवर्स बाइजिंग कंडक्टिंग नहीं होता टिल द कट ऑफ वोल्टेज, जब तक कट ऑफ वोल्टेज नहीं आ रही रिवर्स बाइजिंग में कोई करंट नहीं बनने वाला।
लेकिन जैसे ही कट ऑफ वोल्टेज आएगी करंट भी एकदम बनेगा। अब एकदम क्यों बनेगा, वही चीज तो सीखनी है बच्चों हम लोगों को। तो वो हमने क्या सीखा कि सर एक सर्टेन ऐसी वोल्टेज पैदा होती है, एक सर्टेन ऐसी वोल्टेज पैदा होती है, इतनी हाई वोल्टेज पैदा होती है कि उससे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बीच में, ध्यान दीजिए भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में पैदा हो जाती है कि वो इधर मौजूद एटम्स को बोलो क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है। क्या कर देती है बोलो, आयनाइज। आयनाइज करने का मतलब यहां बैठे इलेक्ट्रॉन्स को, यहां बैठा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके छिटक के निकल जाएगा यहां से, और ये पॉजिटिव चीज वहां चली जाएगी। तो यहां पर जितने भी मिलियंस ऑफ एटम्स बैठे हुए हैं, और मिलियंस ऑफ एटम्स से मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ छिटक जाएंगे। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग पैदा हो चुका है, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो चुका है। वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि यहाँ का प्लस एकदम से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को छिटक लाएगा भाई, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉजिटिव चीज तो नेगेटिव ही तो जाके चिपकेगी। तो ये एटम के अंदर से ऐसे करके ना, ऐसे करके एकदम से पॉजिटिव आयन इस तरफ और इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐसे करके छिटकते हैं, एकदम से बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है सर्किट में। करंट बनेगा नहीं बनेगा, तो कोई चीज ब्रेक हो जाती है, जैसे कि कोई चीज का फ्लो बिल्कुल नहीं था, फिर एकदम से वो चीज बर्स्ट कर गई, फट गई ऐसे करके, है ना, डैम एकदम से टूट गया, तो एकदम से पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये कुछ ऐसा ही होता है, कुछ चीज ब्रेक डाउन होती है। तो इसका नाम ना सिर्फ कट ऑफ वोल्टेज नहीं, मुझे नाम दूसरा भी याद आ गया, इसका नाम कट ऑफ वोल्टेज होता है, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या होता है बोलो, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज इसलिए कराया जाता है क्योंकि यहां पर आके एटम्स की इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है। छुट्टी नहीं हुई यार अभी, डिस्कशन मत करोगे। एटम्स की इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है, मतलब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाउंड थे न्यूक्लियस से, लेकिन वो न्यूक्लियस से जो बाउंडेशन थी वो टूट गई। अब क्यों टूट गई, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना कि वो जो इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ था ना न्यूक्लियस से, वो भी निकाल लेगी इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से, और एक से नहीं निकालती, एक एटम से नहीं निकालती, ऐसा मिलियंस ऑफ एटम्स के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन छिटक के पॉजिटिव साइड में भागता है और पॉजिटिव आयन इस तरह भागता है, तो यहां से एकदम से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है पूरे सर्किट में, ऐसे भागेंगे, करंट बन जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा तो भाई मेरी बात सुनो, ये जो रिवर्स बाइजिंग में यहाँ पर है, मैं दोबारा से इसको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा और लिखवा दूंगा इस चीज को कैसे लिखना है, लेकिन आप लोगों से मुझे पहले ये चाहिए कि तुम लोगों को, हाँ भाई आशीष, तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि फॉरवर्ड बाइजिंग का ग्राफ ऐसा क्यों है, रिवर्स का ग्राफ ऐसा क्यों है। फॉरवर्ड का ग्राफ ऐसा क्यों है कि शुरू में कुछ देर तक करंट बनता ही नहीं है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो करंट को रोक रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक रहा होता है, बट जैसे जैसे मैं अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ वो बैरियर पोटेंशियल को खत्म करने लगता है, और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद बैरियर पोटेंशियल बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो करंट बनता है, और उसके बाद तो भैया हो जाता है। शुरू में करंट क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि तब तक बैरियर खत्म नहीं हुआ है। सही बात है, ये तो बड़ा आसान सा था ना, मैंने बोला था आसान नहीं। रिवर्स बाइजिंग में ऐसा क्या होता है, सर रिवर्स बाइजिंग में स्टार्टिंग में जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वो तो बैरियर को सपोर्ट करने लगती है, जिसके कारण मेजोरिटी का कोई चांस नहीं है, यहाँ पर मेजोरिटी तो फ्लो करेगी ही नहीं, लेकिन कुछ माइनॉरिटीज फ्लो करना स्टार्ट करती हैं, जिसके कारण करंट भी बनता है, और वो बनता है माइक्रो एम्पेयर्स में। इसमें बोलो, तो धीरे धीरे माइक्रो एम्पेयर्स में करंट बनता है, लेकिन सारी माइनॉरिटीज इन्वॉल्व हो जाती है जैसे कि साथी, तो करंट भी सैचुरेट हो जाता है। करंट भी बोलो क्या होता है, तो करंट सैचुरेट हो गया 3 माइक्रो एम्पेयर पे, फिर मैं वोल्टेज बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, एक टाइम ऐसा आया कि एकदम से इनफाइनाइट करंट की फॉर्मेशन हुई। और मुझे वही बात याद करनी है कि रिवर्स बाइजिंग में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इनफाइनाइट करंट की फॉर्मेशन हुई। तो आप क्या बोलेंगे, जब मैं वोल्टेज बढ़ाता गया तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में पैदा हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बन गया, इतना हाई पोटेंशियल बन गया कि उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने यहां बैठे एटम्स को बोलो क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। यहां बैठे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो पहले फ्री नहीं होते थे, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री क्यों नहीं होते थे सिलिकॉन वाले, क्योंकि उनको ऊपर पहुंचने के लिए एनर्जी बोलो कैसी चाहिए थी, ज्यादा चाहिए थी, जो रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती थी। बट अगर अभी आप सोचे तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया कि वो ताकत उनको मिल गई, और एकदम से सिलिकॉन के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री हो गए, और इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे सर्किट में फ्लो करेंगे करंट बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको समझ आया या नहीं आया। थ्योरी में लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, आज थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में दोबारा इसको समझा के फिर थ्योरी लिखवा दूंगा, बढ़िया टॉपिक हो जाएगा हमारे वाला। डन और नॉट, भागने की जल्दी हो रही है या समझ में आ गया, पक्की बात है, दोहराना है इस चीज को, सैटरडे को इसको पूरा करवा दूंगा। और सुनो कल सुबह क्लास है, टेस्ट है सुबह 11 बजे।